design steps of one way slab. Now today we solve the same design problem which is written over here on the board. For more updates you can visit on our site theabhyantriki.com, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है. अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा वीडियो का अपडेट मिलता रहे. सो नाउ अब हम प्रॉब्लम को शुरू करते हैं. प्रॉब्लम है डिजाइन सिंपली सपोर्टेड रूफ स्लैब फॉर अ रूम 7 मीटर into 3 मीटर क्लियर इन साइज. द सुपरइम्पोज्ड लोड इज 5 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर. सो नाउ सुपरइम्पोज्ड लोड क्या होता है? लाइव लोड होता है जो रूफ की स्लैब पर आ रहा है. यूज M20 एंड Fe415 ग्रेड ऑफ कंक्रीट एंड स्टील. हम इस सभी डाटा को यूज करके वन वे स्लैब की डिजाइन प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे. सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी रिटर्न अ डेटा गिवन. जो डेटा हमें गिवन है हम उसको लिखेंगे. सबसे पहले हमें साइज ऑफ स्लैब कितना दिया हुआ है. तो आपको साइज ऑफ स्लैब क्वेश्चन में कितना गिवन है? 7 मीटर into 3 मीटर. सो नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज लाइव लोड, यानी कि सुपरइम्पोज्ड लोड या लाइव लोड कितना दिया हुआ है? 5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. सो नाउ फॉर M20 कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट कितनी होती है? मींस टू से FCK कितना होता है? 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर. एंड फॉर Fe415 Fy is equal to 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर. सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी परफॉर्म द फर्स्ट स्टेप ऑफ द वन वे स्लैब. सो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा? स्टेप 1 इज एस्पेक्ट रेशियो. सो नाउ एस्पेक्ट रेशियो क्या होती है? रेशियो ऑफ द लॉन्गर स्पैन टू द शॉर्टर स्पैन. सो नाउ रेशियो ऑफ लॉन्गर स्पैन टू द शॉर्टर स्पैन. सो नाउ हमारा लॉन्गर स्पैन कितना है? 7. शॉर्टर स्पैन कितना है? 3. तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना रहेगा? 2.33 समथिंग. सो नाउ इट इज ग्रेटर देन 2, सो इट इज अ वन वे स्लैब. हमें पता है कि अगर जो हमारी एस्पेक्ट रेशियो है वो 2 से ज्यादा आ जाए तो हम उसको वन वे स्लैब मानते हैं. इट इज one way slab. Now we going to design for a one way slab. So now our second step is step number 2, trial depth of the slab. So इसमें हम trial depth पता करेंगे स्लैब की हमने कितनी रखनी है. trial depth of the slab. So अगर हम इसकी बात करें तो हमें कोड के पेज नंबर 37 पे आपको इसकी बेसिक वैल्यू मिलेगी. So बेसिक वैल्यू क्या है? D is equal to span upon basic value into modification factor. जो बेसिकली बेसिक वैल्यू होती है वो डिपेंड करती है कि सपोर्ट कंडीशन क्या है. आइदर इट इज सिंपली सपोर्टेड और कैंटिलीवर. अब हम डिजाइन कर रहे हैं सिंपली सपोर्टेड का, तो इसके लिए जो बेसिक वैल्यू होती है वो 20 होती है. सो नाउ स्पैन कौन सा हम लेंगे? शॉर्टर स्पैन लेंगे. शॉर्टर स्पैन कितना है? 3 मीटर. मींस टू से दैट 3000 mm अपॉन बेसिक वैल्यू कितनी है? 20. नाउ मॉडिफिकेशन फैक्टर आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं. अदरवाइज हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि हम मॉडिफिकेशन फैक्टर जो है वो 1.22 से लेके 1.5 तक किसी भी रेंज को उठा सकते हैं. सो हम इसको उठाते हैं 1.25. सो नाउ अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है 120 mm. सो नेक्स्ट अब हमने ओवरऑल डेप्थ देखनी है स्लैब की कितनी है. उसके लिए हमने बार का जो डाया है वो अज्यूम कर लेना है. Let assume dia of bar is equal to 10 mm. जो हमने बार प्रोवाइड करनी है वो 10 mm की है, और जो क्लियर कवर होता है स्लैब के केस में वो आप 20 mm प्रोवाइड कर सकते हैं. ओके. सो नाउ ओवरऑल डेप्थ किसके बराबर होगी? इफेक्टिव डेप्थ प्लस क्लियर कवर प्लस हाफ ऑफ द डाया ऑफ द बार. मींस टू से दैट हमारी इफेक्टिव डेप्थ कितनी थी? 120. क्लियर कवर कितना हमने अज्यूम किया? 20. और अगर हम डाया बार की बात करें, डाया बार कितना है? 10/2. तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं ये हमारा आता है 145. तो हम इसको 150 तक जो है राउंड ऑफ कर सकते हैं कि जो हमारी ओवरऑल डेप्थ है वो 150 mm है. थर्ड स्टेप ऑफ द डिजाइन इज स्टेप नंबर 3, इफेक्टिव स्पैन ऑफ स्लैब. सो अगर हम इफेक्टिव स्पैन ऑफ स्लैब की बात करें तो इसके लिए हमारे पास कोड में भी एक पेज नंबर दिया हुआ है, पेज नंबर 34, जिसको हम यूज करके इफेक्टिव स्पैन पता कर सकते हैं. इफेक्टिव स्पैन ऑफ स्लैब. सो इसका पेज नंबर है 34. सो अगर हम पेज नंबर 34 के अकॉर्डिंग चलते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज रिटन ओवर हियर कि जो L इफेक्टिव होता है वो L प्लस
क्लियर स्पैन प्लस इफेक्टिव डेप्थ के बराबर होता है, या फिर जो एल इफेक्टिव है वो क्लियर स्पैन प्लस एंड स्पोर्ट्स जो है वो उनके बराबर होता है। फॉर एग्जाम्पल बी यानी कि विड्थ, स्पोर्ट की विड्थ कितनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये हमारी स्लैब है, ये इसकी स्पोर्ट है, सो ये आप पे डिपेंड करता है आप स्लैब को कितनी सपोर्ट प्रोवाइड करते हो। मैं इधर इसको 300 mm जो है वो प्रोवाइड कर देता हूँ। सो नेक्स्ट एल इफेक्टिव किसके बराबर होगा, क्लियर स्पैन। क्लियर स्पैन हमारा कितना है 3000 mm प्लस इफेक्टिव डेप्थ हमारी कितनी आई थी 120 mm। सो नाउ इस केस में देखें, इस केस में कितना आएगा 3000 mm प्लस ये कितना है विड्थ ऑफ द सपोर्ट कितना है 300। सो नाउ ये कितना आ गया 3120 mm इज इक्वल टू 3300 mm। सो नाउ व्हिचएवर इज लेस वी टेक इट एज अ एल इफेक्टिव। इन दोनों में से जो भी कम होगा हम उसको एल इफेक्टिव उठाएंगे। एल इफेक्टिव इज इक्वल टू 3120 mm, इसको हम मीटर में लिख देते हैं 3.12 मीटर। नाउ स्टेप नंबर 4 इज लोड कैलकुलेशन। अगर हम लोड कैलकुलेशन की बात करें तो बेसिकली स्लैब में जो है 3 तरह के लोड जो है आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डेड लोड, लाइव लोड और थर्ड लोड है फ्लोर फिनिश लोड। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेड लोड कैलकुलेट करेंगे। डेड लोड इज इक्वल टू यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट, जितना भी यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट होता है, यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट इनटू ओवरऑल डेप्थ। सो नाउ यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट कितना होता है 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब इनटू ओवरऑल डेप्थ हमारी कितनी आई थी 150 mm। सो हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, ये क्या आ जाएगा 0.15 मीटर। सो नाउ अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं 25 into 0.15, so it's come approx 3.75, so it is 3.75 kilonewton per meter square। so now further अगर हम लाइव लोड की बात करें, लाइव लोड हमें गिवन था कितना 5 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो नेक्स्ट अगर हम फ्लोर फिनिश लोड की बात करें, सो स्लैब के केस में हम फ्लोर फिनिश लोड जो है वो 0.7 से लेके 1 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर तक एज्यूम कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे एज्यूम करते हैं कि फ्लोर फिनिश लोड है 1 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो नाउ अब हम टोटल लोड कैलकुलेट करते हैं। टोटल लोड पर मीटर में कैलकुलेट करेंगे। ये जितने भी लोड दिए हुए हैं हमें मीटर स्क्वायर में हमने कैलकुलेट किए हैं। तो अब हम इसको ऐड करते हैं डेड लोड प्लस लाइव लोड प्लस फ्लोर फिनिश लोड। सो हमारा डेड लोड कितना है 3.75, लाइव लोड कितना है 5 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर और फ्लोर फिनिश लोड कितना है 1। सो अब हम इसको ऐड करते हैं 5 + 3 8, ये कितना आ गया 9.75 किलो न्यूटन। इसको अगर हम 1 मीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये लोड आ जाएगा किलो न्यूटन पर मीटर में। नाउ अब हम फैक्टर्ड लोड कैलकुलेट करेंगे। फैक्टर्ड लोड इज इक्वल टू, फैक्टर्ड लोड के लिए हम फैक्टर 1.5 से लोड को मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 into 9.75। सो नाउ अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं 1.5 into 9.75 इज इट 14.625 किलो न्यूटन पर मीटर। सो नाउ इट इज अ फैक्टर्ड लोड। नाउ फर्दर वी मूव टू स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 हमारा है फैक्टर्ड बेंडिंग मूवमेंट। हमने फैक्टर्ड बेंडिंग मूवमेंट जो है वो कैलकुलेट करनी है। सो फैक्टर्ड बेंडिंग मूवमेंट के लिए mu इज इक्वल टू WU into L इफेक्टिव स्क्वायर अपॉन 8। जब भी सिंपली स्पोर्टेड का केस होता है तो हम बेंडिंग मूवमेंट इस रिलेशन से कैलकुलेट करते हैं। तो हमें पता है कि हमारा जो फैक्टर्ड लोड था वो कितना था, इट इज 14.625 मल्टीप्लाई हमारा इफेक्टिव स्पैन कितना था 3.12 स्क्वायर अपॉन 8। नाउ अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। इसको कैलकुलेट करने से हमारा आता है 17.796 किलो न्यूटन मीटर। सो इस फैक्टर्ड बेंडिंग मूवमेंट को हम आगे प्रीवियस यूज करेंगे इफेक्टिव डेप्थ निकालने के लिए। सो नाउ फर्दर वी मूव टू स्टेप नंबर 6। अगर हम स्टेप नंबर 6 की बात करें तो ये स्टेप है रिक्वायर्ड डेप्थ ऑफ स्लैब। अब हम रिक्वायर्ड डेप्थ देखेंगे कि हमें स्लैब की जो डेप्थ है वो रिक्वायर्ड कितनी चाहिए। सो इसके लिए आप कोड के पेज नंबर 96, हम 96 पेज नंबर ओपन करते हैं। सो यहाँ पे हमें एक रिलेशन दिया हुआ है MU लिमिटेड के लिए। हमने यहाँ पे MU लिमिटेड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। पेज नंबर 96 का C पार्ट, इसमें आप रिलेशन देख सकते हो MU लिमिटेड के लिए। सो नाउ व्हाट इज इट,
mu limited is equal to 0.36 xu max upon d 1 minus 0.42 xu max upon d into bd square fck. सो नाउ अब हम इसमें जो वैल्यूज हमें नोन है हम उसको पुट करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें सारी वैल्यूज पुट करने के लिए हमें एक्सयू मैक्स अपॉन डी की वैल्यू चाहिए. तो ये हमें कहां से मिलेगी? ये भी आपको कोड से मिल जाएगी. कोड का पेज नंबर अगर 70 आप ओपन करोगे इस पे एक टेबल बना हुआ है. यहाँ पे एफ वाई की वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग आप एक्सयू मैक्स अपॉन डी की वैल्यू उठा सकते हो. तो अगर हम देखें एफ वाई की वैल्यू कितनी है 415, तो उसके लिए एक्सयू मैक्स अपॉन डी की वैल्यू कितनी है 0.48. सो here xu max upon d की वैल्यू हमारी कितनी है 0.48. now substitute all the values which are known to you. so now mu limited is equal to 0.36 multiply 0.48 1 minus 0.42 multiply 0.48 multiply b width of the slab. हम जो स्लैब है वो 1 मीटर स्ट्रिप के लिए डिजाइन करते हैं, तो इसलिए हम b को लेंगे 1000 mm into d. डी हमने डेप्थ पता करनी है और एफसीके की वैल्यू हमारी m20 के लिए होती है 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर. सो नाउ अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारी वैल्यू आती है 2759.27 डी स्क्वायर. तो हम इसको अप्रॉक्स कर लेते हैं 2760 डी स्क्वायर. इज इट? सो नाउ अब हमें फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट पता है जो हमने प्रीवियस स्टेप में कैलकुलेट की थी. तो हमारी फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट कितनी आई थी? इट इज 17.796 किलो न्यूटन मीटर. तो ये हमारी वैल्यू किलो न्यूटन मीटर में थी. तो पहले तो हम इसको किलो न्यूटन मीटर से चेंज कर देंगे न्यूटन एमएम. 17.796 into 10 raised to power 6 ये किसमें हो गई न्यूटन एमएम. सो अब हम इक्वेट करेंगे mu एंड mu लिमिटेड को. सो नाउ इक्वेट mu एंड mu लिमिटेड. ये हम इसलिए इक्वेट कर रहे हैं ताकि हम रिक्वायर्ड डेप्थ ऑफ स्लैब का पता कर सकें. सो नाउ mu लिमिटेड के लिए हमारे पास वैल्यू क्या है 2760 d स्क्वायर इज इक्वल टू mu की वैल्यू कितनी है 17.796 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 6. अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपको डेप्थ मिल जाती है. डेप्थ इज इक्वल टू 80.29. सो इट इज अ डेप्थ रिक्वायर्ड. सो जो हमने डेप्थ प्रोवाइड की थी वो डेप्थ कितनी थी 120 mm. सो जो हमारी स्लैब का डिजाइन है वो सेफ है, hence it is safe. Next step is step number 7 in which we calculate main reinforcement. अब हमने मेन reinforcement की जो वैल्यू है वो हमने कैलकुलेट करनी है. सो मेन reinforcement के लिए हमारे पास कौन सा रिलेशन है? हम कोड के पेज नंबर 96 से एक रिलेशन उठाएंगे, हम AS की कैलकुलेट करेंगे बेसिकली. सो नाउ इफ वी मूव टू पेज नंबर 96 here it is a given and this so now it is हमें पेज नंबर 96 का जो बी पार्ट है उसका रिलेशन उठाना है. क्या है ये? mu is equal to 0.87 fy ast d 1 minus ast fy upon bd fck. सो अब हम इसमें सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 0.87 into 415. हमने AST कैलकुलेट करना है तो हम AST की वैल्यू ऐसे लेने देंगे 1 माइनस AST fy की वैल्यू हमें नोन है 415. विड्थ भी हमें नोन है, कितनी नोन है 1000 mm इनटू डेप्थ कितनी थी 120 mm इनटू fc कितना था 20. सो mu जो फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट हमने कैलकुलेट किया था वो भी हमें गिवन है व्हिच इज 17.796 into 10 raised to power 6. So now अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलती है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम बेसिकली क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करते हैं. तो हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे. मैं आपको दिखा भी दूंगा हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे. इज इट? सो नाउ नेक्स्ट इज if you multiply all this 17.796 multiply 10 raised to power 6 is equal to अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं ये हमारी वैल्यू आती है 43326 AST. अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारी वैल्यू आ जाती है 7.492 AST. इज इट? AST स्क्वायर. सो ये आपको सॉल्व करने पे पता लग जाएगा. सो नाउ फर्दर 7.492 AST स्क्वायर plus 43326 AST
minus 17.796 multiply 10⁶ is equal to 0. नाउ सबसे पहले माइनस कॉमन निकाल लो इधर से और 7.42 कॉमन निकाल लो। मैं आपको माइनस कॉमन निकाल के दिखा देता हूँ। 7.492 AST² minus 43326 AST plus 17.796 into 10⁶. So now अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए मैं आपको रिलेशन बता देता हूँ। AST is equal to minus b plus minus root b² minus 4ac upon 2a. So basically अगर आप इसमें ये सारी वैल्यूज पुट करोगे आपको AST जो है आपका निकल आएगा। सो इसके लिए भी आप जो 7.492 है वो सारी इक्वेशन से कॉमन निकाल सकते हैं। अगर आप इसको कॉमन निकालते हैं देन हमारी कौन सा रिलेशन आता है देख लेते हैं। AST² minus 5782.96 AST plus 2375,333.689 is equal to 0. So now अब हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है। आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस रिलेशन में पुट करेंगे जिससे आपको AST की वैल्यू आ जाएगी और आप माइनस वाली जो वैल्यू होगी वो उठाएंगे। सो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारी AST की वैल्यू आ जाती है। AST is equal to 44.99 mm²। सो मैंने माइनस वाली जो वैल्यू है सिर्फ वही उठानी है। सो मेरी उसकी वैल्यू आई है AST की 444.99 mm²। सो जब हम मेन रीइंफोर्समेंट कैलकुलेट कर लेते हैं उसके बाद हम चेक लगाते हैं कि मिनिमम रीइंफोर्समेंट कितनी होनी चाहिए। सो पहले क्या आएगा मिनिमम रीइंफोर्समेंट। सो अगर हम मिनिमम रीइंफोर्समेंट की बात करें, हमें कोड के पेज नंबर 48 में रिलेशन दिया हुआ है, हमने मिनिमम रीइंफोर्समेंट कैसे कैलकुलेट करना है। सो अगर आप कोड में देखते हैं यहाँ पे मिनिमम रीइंफोर्समेंट दिया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं इट इज 0.12% ऑफ BD। सो इट इज मिनिमम रीइंफोर्समेंट या आप कह सकते हो AST मिनिमम। तो AST मिनिमम कितना होना चाहिए 0.12% ऑफ BD। सो 0.12 अपॉन 100 इंटू B की वैल्यू हमारी कितनी थी 1000 एंड B की वैल्यू हमारी कितनी थी ओवरऑल दैट 150। सो अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो नाउ वी कैलकुलेट दिस 12 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 1000 डिवाइडेड बाय 150। सो इट इज 180। सो ये हमारी वैल्यू आती है 180 mm²। सो मींस टू से दैट जो हमने AST प्रोवाइड किया है वो ओके है। सो नाउ अब हम इसकी स्पेसिंग कैलकुलेट करेंगे। सो हमने ये पहले ही अज्यूम किया था कि हम 10 mm डाया बार जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। सो नाउ स्पेसिंग फॉर 10 mm डाया बार। अब हमने 10 mm डाया बार के लिए स्पेसिंग क्या प्रोवाइड करनी है, उसके लिए सबसे पहले हमें एरिया ऑफ बार जो है वो निकालना पड़ेगा। सो एरिया ऑफ बार कितना होगा 5/4 into d²। सो ये कितना एरिया आ गया 5/4 into d²। सो इट इज 78.53 mm²। सो नाउ अगर हम स्पेसिंग कैलकुलेट करें, स्पेसिंग के लिए क्या है 8 आया अपॉन AST मल्टीप्लाई। सो नाउ बेसिकली जो हमारी स्पेसिंग होती है वो 8 आया अपॉन AST इंटू B होती है। हमें पता है विड्थ हमारी कितनी है 1000। सो वी जस्ट पुट इट हियर 78.53 मल्टीप्लाई 1000 अपॉन AST। सो हमारा AST कितना था जो हमने कैलकुलेट किया था 444.99 mm², जो हमने 7 स्टेप में कर ही रहे हैं। सो नेक्स्ट अगर हम इससे स्पेसिंग कैलकुलेट करते हैं तो हमारी स्पेसिंग आती है 176.49, जिसको हम अप्रोक्स कर लेते हैं 150 mm सेंटर टू सेंटर। हम जो मेन रीइंफोर्समेंट है वो प्रोवाइड करेंगे 150 mm सेंटर टू सेंटर। आप इसका चेक भी लगा सकते हो, मैं आपको चेक लगा के भी बता देता हूँ। आफ्टर कैलकुलेट द स्पेसिंग फॉर द बार्स, नाउ वी कैलकुलेट द AST प्रोवाइडेड, कि हमने जो AST है वो कितना प्रोवाइड करना है। सो उसके लिए AST प्रोवाइडेड इज इक्वल टू एरिया ऑफ वन बार इनटू 1000 mm अपॉन स्पेसिंग बिटवीन टू बार्स। सो नाउ एरिया ऑफ वन बार हमें पता है 78.54 मल्टीप्लाई 1000
अपॉन स्पेसिंग हमने कितने प्रोवाइड की थी 150 mm। सो नाउ अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। इसको कैलकुलेट अगर हम करते हैं इससे ये हमारा आ जाता है 523.6 mm स्क्वायर। सो अब हमने AST कितना प्रोवाइड करना है। सो नाउ फर्दर वी आल्सो अप्लाई अ चेक फॉर स्पेसिंग। हम चेक भी लगा सकते हैं स्पेसिंग के लिए। अगर आप कोड के पेज नंबर 46 पे देखो आपको एक रिलेशन मिल जाएगा, उसमें आप चेक लगा सकते हो। उसमें क्या है, तो वेट हम पहले कोड का पेज नंबर निकालते हैं। सो इट इज सो नाउ अगर हम मेन रीइंफोर्समेंट की बात करें तो उसके लिए जो सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग होती है वो कितनी होती है, आइदर इट इज अ 3 टाइम्स ऑफ इफेक्टिव डेप्थ या फिर ये होगी 300 mm। तो अगर 3 टाइम्स इफेक्टिव डेप्थ करें 3 × 120 कितना हो गया, इट्स 360 mm। सो नाउ जो हमने प्रोवाइड की है वो ओके है। सो नाउ फर्दर वी मूव टू आवर नेक्स्ट स्टेप। So now the next step is step number 8, which is check for serviceability। So अब हम चेक लगाएंगे सर्विसिबिलिटी का। इसके लिए हमने एक्चुअल परसेंटेज ऑफ स्टील रिक्वायर्ड निकालना है। सो नाउ एक्चुअल परसेंटेज ऑफ स्टील रिक्वायर्ड। सो उसके लिए क्या है, हम लिखेंगे AST अपॉन BD इंटू 100। सो हमें पता है कि हमने AST कितना प्रोवाइड किया था। AST जो हमने प्रोवाइड किया था उसकी वैल्यू थी 523.6, B की वैल्यू 1000, D की वैल्यू हमारी कितनी थी 120 mm इंटू 100। सो नाउ अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमें मिल जाता है 4.4%। इज इट। सो नाउ नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में हम मॉडिफिकेशन फैक्टर कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए आप कोड का पेज नंबर 38, पेज नंबर 38 पे जो आपको टेबल दिया हुआ है उससे हम मॉडिफिकेशन फैक्टर एक्चुअल में निकालेंगे। तो उसके लिए क्या है, सबसे पहले आपको FS की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। इसके लिए आपको जो फॉर्मूला है वो कोड में गिवन है। सो FS कैसे निकलता है, FS = 0.58 FY इंटू AST रिक्वायर्ड ओवर AST प्रोवाइडेड। सो ये सारी वैल्यूज हमें नोन है। 0.58 इंटू FY की वैल्यू होती है 415 इंटू AST रिक्वायर्ड। AST रिक्वायर्ड कितना था 444 इंटू 0.99 एंड AST प्रोवाइडेड, हमने AST कितना प्रोवाइड किया है 523.6। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारी अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाती है 204.39। तो अब हम इसको लिख सकते हैं 205। तो हमारी FS की वैल्यू आ गई 205 एंड हमें परसेंटेज ऑफ स्टील जो है वो पता है। अब हम इसे एक्चुअल मॉडिफिकेशन फैक्टर कैलकुलेट करेंगे। सो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, कोड के जो ग्राफ दिया हुआ है आप उसको देखोगे तो यहाँ पे हमें जो एक्स एक्सिस में परसेंटेज ऑफ रीइंफोर्समेंट दिया हुआ है और इधर मॉडिफिकेशन फैक्टर दिया हुआ है। सो यहाँ पे अगर हम FS की कर्व जो है, हमारी FS की वैल्यू कितनी है 205। इस कर्व को यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे 190 और 240 के बीच में। और अगर हम 4.4 से इसको वर्टिकल अपवर्ड लेके जाएंगे तो हमें मॉडिफिकेशन फैक्टर की वैल्यू मिल जाएगी। तो अगर हम मॉडिफिकेशन फैक्टर की वैल्यू यहाँ से देखते हैं तो इसके अकॉर्डिंग मॉडिफिकेशन फैक्टर आता है हमारा 1.5। MF = 1.5। सो नाउ वी कैलकुलेट एक्चुअल डेप्थ रिक्वायर्ड। सो डेप्थ रिक्वायर्ड निकालेंगे। So depth required is equal to span upon basic value into actual modification factor। जो हमने एक्चुअल में मॉडिफिकेशन फैक्टर जो कैलकुलेट किया था। तो नाउ अगर हम स्पैन की बात करें, स्पैन कितना था हमारा 3000 mm एंड बेसिक वैल्यू फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम कितना होता है, या सिंपली सपोर्टेड स्लैब के लिए हम कितना कहते हैं, इट इज 20 एंड एक्चुअल मॉडिफिकेशन फैक्टर हमारा कितना है 1.5। सो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारी वैल्यू आती है 100 व्हिच इज लेस देन दैट प्रोवाइडेड। सो मतलब हेंस सेफ जो हमारी स्लैब है वो सर्विसिबिलिटी के लिए सेफ। स्टेप नंबर 9, अब हमने डिस्ट्रीब्यूशन स्टील जो है वो कैलकुलेट करना है। सो डिस्ट्रीब्यूशन स्टील।
सो जो हम डिस्ट्रीब्यूशन स्टील है वो अलोंग द लॉन्गर स्पैन जो है प्रोवाइड करते हैं, अलोंग द लॉन्गर स्पैन। क्योंकि अगर हम वन वे स्लैब की बात करें तो जो बेंडिंग होती है वो शॉर्टर स्पैन में होती है। सो अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन स्टील की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन स्टील जो है वो हम प्रोवाइड कर सकते हैं ASTD is equal to 0.12% of BD. So now 0.12 upon 100 multiply B की वैल्यू हमारी कितनी थी 1000, D यानी कि ओवरऑल it is 150. So now if we calculate all this, now we get 180 mm scale. Means to say that हमें डिस्ट्रीब्यूशन स्टील जो है वो 180 mm जो है वो प्रोवाइड करना है। सो नाउ अब हम इसके लिए स्पेसिंग कैलकुलेट करते हैं। सो आप जो डिस्ट्रीब्यूशन स्टील है वो 8 mm डाया का या 6 mm डाया का प्रोवाइड कर सकते हो। तो बेसिकली हम 6 mm डाया का प्रोवाइड करते हैं। सो अज्यूम द डाया ऑफ द बार, जो डाया ऑफ बार आप डिस्ट्रीब्यूशन स्टील के लिए प्रोवाइड करोगे वो है 6 mm। तो इसके लिए हम स्पेसिंग कैलकुलेट करेंगे। स्पेसिंग इज इक्वल टू एरिया ऑफ बार इनटू 1000 अपॉन ASD। सो नाउ एरिया ऑफ 1 पर कितना आएगा 5/4 इनटू 6 स्क्वायर मल्टीप्लाई 1000, ASD हमारा कितना आया 180। सो नाउ अब हम इससे स्पेसिंग कैलकुलेट करते हैं। तो हमारी स्पेसिंग की कितनी वैल्यू होगी, तो अगर हम स्पेसिंग की बात करें ये है 157.05 mm। तो अब हम इसको अप्रॉक्स कर लेते हैं, इट इज 160 mm सेंटर टू सेंटर। हम डिस्ट्रीब्यूशन स्टील जो है वो 160 mm सेंटर टू सेंटर प्रोवाइड करें। सो नेक्स्ट स्टेप इज स्टेप नंबर 10 व्हिच इज चेक फॉर डेवलपमेंट लेंथ। चेक फॉर डेवलपमेंट लेंथ। अगर हम डेवलपमेंट लेंथ की बात करें इसके लिए भी हमें जो रिलेशन है वो कोड में ही गिवन है। तो आप कोड का पेज नंबर जो है 42 निकाल के देख सकते हो। तो पेज नंबर 42 पे ये वैल्यू है, यहाँ पे आपको डेवलपमेंट लेंथ के लिए वैल्यू दी हुई है। तो हम इसको नोट डाउन करेंगे। LD is equal to 0.87 FY डाया बार अपॉन 4 टॉप BD। ये जो टॉप BD की वैल्यू है वो भी हम नेक्स्ट पेज से कैलकुलेट कर सकते हैं। सो अगर हम इसके लिए कैलकुलेट करें तो नाउ अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। LD is equal to 0.87, FI की वैल्यू कितनी है 415। अगर हम डाया बार की बात करें तो ये हम 10 mm जो है डाया बार उठाएंगे यानी कि मेन बार। तो नाउ 4 इनटू टॉप BD। टॉप BD जो है हम पेज नंबर 43 से यहाँ टेबल से कैलकुलेट करेंगे। ये हमारे ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे डिपेंड करेगा। अगर M20 है तो उसके लिए 1.2 और यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर द डिफॉर्म्ड बार्स कन्फाइनिंग टू IS 1786 दीस वैल्यूज शैल बी इंक्रीज्ड बाय 60%। जो भी टॉप BD की वैल्यू होगी उसको हम 60% इंक्रीज करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे 1.2 मल्टीप्लाई 1.6। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं ये वैल्यू आती है 470 mm। तो नाउ अब हम इसके बाद जो है ऐसे ही आप पेज नंबर 44 पे आ जाओ। पेज नंबर 44 पे आपको यहाँ पे नेक्स्ट रिलेशन मिलेगा M1/B प्लस L0। सो इस केस के लिए हम जो कैलकुलेट करेंगे LD इज इक्वल टू M/VU प्लस L0। सो अगर हम L0 की बात करें, हम बाहर में जो हुक नहीं प्रोवाइड करते तो L0 की वैल्यू जो है वो डायरेक्टली 0 हो जाती है। सो इसकी बात करने की हमें ज़रूरत नहीं है और इसको हम 30% जो है वो इंक्रीज करेंगे 1.3 इंटू MU/VU। सो VU है फैक्टर्ड शियर फोर्स, वो कैसे कैलकुलेट होगा VU इज इक्वल टू WU इंटू L इफेक्टिव बाय 2। तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। LD इज इक्वल टू 1.3। हमारी जो फैक्टर्ड मूवमेंट थी वो कितनी थी step number 10 which is check for development length। तो अगर हम डेवलपमेंट लेंथ की बात करें इसके लिए भी आपको कोड में जो रिलेशन है वो गिवन है, आप कोड में से देख सकते हैं। यहाँ पे हमें डेवलपमेंट लेंथ के लिए वैल्यू दी हुई है पेज नंबर 42 पे।
LD किसके बराबर होता है? LD इज इक्वल टू 0.87 Fy डाया बार अपॉन 4 tau BD। सो अगर हम इसमें सारी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करते हैं तो अगर LD इज इक्वल टू 0.87, Fy की वैल्यू हमारी कितनी आती है? 415 इंटू डाया बार जो हमने मेन रीइंफोर्समेंट में प्रोवाइड किया था वो था 10 mm अपॉन 4 इंटू टॉप बीडी। अगर टॉप बीडी की बात करें, टॉप बीडी की जो वैल्यू है वो हमारे ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे डिपेंड करती है। तो पेज नंबर 43 पे आपको टॉप बीडी की वैल्यू दी है M20 के लिए 1.2। लेकिन अगर हम HYSG बार जो है वो यूज कर रहे हैं देन हम इसको 60% जो है वो इंक्रीज कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1.6 इंटू 1.2। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमें एक वैल्यू मिल जाती है, इट इज 470 mm आफ्टर। सो इसमें क्या है, जो LD है वो हमारा लेस देन 1.3 m अपॉन v प्लस L नोट के बराबर होना चाहिए। लेकिन हम इसमें हुक प्रोवाइड ही नहीं करते बार के केस में, तो दैट्स व्हाई जो L नोट की वैल्यू होती है वो 0 हो जाती है। सो नाउ हम इसको कैलकुलेट करते हैं 1.3 इंटू m जो है वो हमारा मूवमेंट है जो हमने प्रीवियस स्टेप में कैलकुलेट किया था, जिसकी वैल्यू है 17.796 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ और ये v है फैक्टर्ड शेयर फोर्स। फैक्टर्ड शेयर फोर्स हम सिंपलीसिटी के केस में कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? WU इंटू L इफेक्टिव बाय 2। अगर हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो हमें फैक्टर्ड शेयर फोर्स आ जाती है। अगर आप इस रिलेशन से फैक्टर्ड शेयर फोर्स कैलकुलेट करते हो तो आपकी फैक्टर्ड शेयर फोर्स आ जाती है 22.815 इंटू 10⁻³ न्यूटन। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारी वैल्यू आ जाती है 1014.01 which is greater than the value of the LD। hence जो हमारी स्लैब का डिजाइन है वो सेफ है, hence therefore safe। तो नेक्स्ट स्टेप इज स्टेप नंबर 11 which is check for shear। अब हम चेक लगाएंगे शेयर पे। इसके लिए हमें टॉपी कैलकुलेट करना होगा। टॉपी के लिए आपको जो फॉर्मूला है वो कोड में दिया हुआ है पेज नंबर 72 पे, यहाँ पे टॉपी का रिलेशन दिया हुआ है। टॉपी इज इक्वल टू VU अपॉन VD। VU है शेयर फोर्स। सो नाउ शेयर फोर्स कितनी है 22.815 इंटू 10⁻³ न्यूटन अपॉन V की वैल्यू हमारी है 1000 एंड D की वैल्यू है 120। अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमें ये वैल्यू मिल जाती है 0.19। तो इसके बाद हमें टॉसी की वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है। तो अगर हम टॉसी की बात करें तो इस केस में आप नेक्स्ट पेज नंबर 73 पे टेबल नंबर 19 उसके लिए हमें M20 ग्रेड और 100 AS अपॉन BD का जो वैल्यू होगा वो हमें नोन होना चाहिए। तो उसके लिए हम पहले निकालेंगे 100 इंटू AS अपॉन BD। अगर हम इसकी बात करें 100 इंटू AS कितना था 523.6 अपॉन B 1000 और D की वैल्यू हमारी कितनी थी 120। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 0.4। सो नाउ 0.4 और M20 से हम इसकी टॉसी की वैल्यू निकालेंगे 0.4। सो ये 0.25 और 0.5 के बीच में लाई करेगी तो ये वैल्यू कितनी होगी अप्रॉक्स 0.38। सो नाउ हमारी टॉसी की वैल्यू कितनी आ गई 0.38। बट इधर दिया हुआ है फॉर द सॉलिड स्लैब द डिजाइन शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट शैल बी tau CK। तो इसको हमें K फैक्टर से मल्टीप्लाई करना होगा। सो अगर हम K फैक्टर की बात करें तो हमें कौन से K फैक्टर से मल्टीप्लाई करना होगा 1.30। तो इधर क्या दिया हुआ है ओवरऑल डेप्थ ऑफ स्लैब 150 और लेस। हमारी जो स्लैब की ओवरऑल डेप्थ थी वो 150 mm थी। तो इसके लिए हम K की वैल्यू 1.3 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.38 इंटू 1.30। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 0.38 मल्टीप्लाई 1.30 तो ये वैल्यू आती है 0.494। तो अगर हम इसको देखें ये 0.5 भी बन गया। तो हमारी टॉपी की वैल्यू कितनी थी 0.9। टॉपी लेस देन टॉसी होना चाहिए। तो टॉपी की वैल्यू कितनी थी 0.19 एंड टॉसी की वैल्यू है 0.5। सो therefore no shear reinforcement is required। no shear reinforcement is required। सो बेसिकली अगर हम स्लैब की बात करें इसमें शेयर reinforcement की जरूरत नहीं होती है, बट फिर भी हम चेक जरूर अप्लाई करते हैं। The last step which is step number 12 summary of the design। अगर हम summary of the design की बात करें इसमें जो हमने चीजें जो कैलकुलेट की थी स्लैब के केस में वो सारी हम
एक टैबुलेट करेंगे। सो नाउ समरी ऑफ द डिजाइन। समरी ऑफ द डिजाइन की बात करें, हमने इफेक्टिव डेप्थ ऑफ स्लैब कितना निकाला था 120 mm। अगर हम ओवरऑल डेप्थ की बात करें, ओवरऑल डेप्थ कितनी आई थी 150 mm। एंड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट क्लियर कवर एंड एंड कवर हमने कितना प्रोवाइड किया था 20 mm। सो मेन स्टील हमने कितना प्रोवाइड किया था 523.6 mm स्क्वायर एट द रेट 150 mm सेंटर टू सेंटर। ये हमने सेंटर टू सेंटर जो है डिस्टेंस पे प्रोवाइड किया था। अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन स्टील की बात करें, डिस्ट्रीब्यूशन स्टील कितना था हमारा 180 mm स्क्वायर एट द रेट 160 mm सेंटर टू सेंटर। सो इन द लास्ट हमने सारा जो भी कैलकुलेट किया था हम उसको समराइज करेंगे। समराइज करने के बाद हमने उसकी फिगर प्लॉट करनी है। सो फिगर में आप देख सकते हो 2 सिंपली स्पोर्टेड प्रोवाइड की हुई हैं। तो सिंपली स्पोर्टेड की विड्थ कितनी है 300 mm एंड द ओवरऑल डेप्थ ऑफ द स्लैब हमारी कितनी आई थी 150 mm। और हमने मेन स्टील और डिस्ट्रीब्यूशन स्टील हमने कितना प्रोवाइड किया था, मेन स्टील था हमारा 10 mm डाया का एट द रेट 150 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग। और अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन स्टील की बात करें तो ये था हमारा 6 mm डाया बार एट द रेट 160 mm सेंटर टू सेंटर। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको इस टॉपिक में किसी भी तरह की कोई भी परेशानी है देन आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। फॉर मोर अपडेट यू कैन आल्सो विजिट ऑन आवर साइट द अभियांत्रिकी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।